पुनर्जन्म लेकर वापस आने के बाद मैंने जो सबसे पहला काम किया वो था एक जिंदा कनखजूरे सेंटिपेड को निगल जाना। जब मैंने क्लासरूम का दरवाज़ा जोर से खोला तो सब मुझे ही देखने लगे। मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे और कानों में अभी भी उस जहरीले कनखजूरे द्वारा मेरे अंदरूनी अंगों को चबाने की आवाज़ आ रही थी। लेकिन जब मैंने सिर उठाकर ब्लैकबोर्ड पर लिखी तारीख देखी 15 जून 2026, तो मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और सन्नाटे में मेरी हंसी गूंज उठी। प्रोफेसर, क्या तुम पागल हो गए हो? पागल कहीं के! लेक्चर दे रहे प्रोफेसर मुझ पर चिल्लाए और आगे की बेंच पर बैठी लिन वेई ने मुझे नफरत से ऐसे देखा जैसे किसी पागल जंगली कुत्ते को देख रही हो। मैंने लिन वेई को नजरअंदाज किया। पिछले जन्म में उसने एक ताकतवर इंसान को खुश करने के लिए मुझे खुद ज़ॉम्बीज के झुंड में धकेल दिया था। मुझे पता था कि इस दुनिया को निगलने वाली बैंगनी धुंध पर्पल मिस्ट के आने में अब 2 घंटे से भी कम का समय बचा था, और वो काला कनखजूरा जो इस वक्त लैब में बंद था इसी बैंगनी धुंध में बदलकर एक क्लास का दानव बनने वाला था और 10 साल बाद मुझे टुकड़ों में फाड़ देने वाला था। पिछले जन्म में मैं उस कनखजूरे के हाथों मरा था, तो इस जन्म में जाहिर है कि मैं सबसे पहले उसे ही खाऊंगा। मैंने किसी की परवाह नहीं की और क्लासरूम से बाहर भाग गया, जैसे मैं अपने पिछले जन्म के उस खौफनाक दुःस्वप्न से बाहर भाग रहा हूं। मैंने फायर एक्स कुल्हाड़ी से लैब का दरवाज़ा तोड़ा और उस छोटे कीड़े को ढूंढ निकाला जो ड्रैगन में बदलने वाला था। वो अभी भी कांच के जार में छटपटा रहा था, अपने तय भविष्य से अनजान। मैंने वो जार उठाया और धुंध के आने से ठीक पहले उसे जिंदा ही निगल गया। गले से नीचे उतरते उसके कड़े कवच का स्वाद ऐसा था जैसे कोई तलवार निगल ली हो। उसके जहर ने मेरे पेट को जला दिया और मैं तड़पकर जमीन पर गिर गया। मेरी त्वचा फटकर दोबारा जुड़ने लगी, हड्डियां टूटकर फिर से तैयार होने लगीं। वहीं बाहर लोगों की चीखें किसी सुनामी की तरह उठने लगी थीं। बैंगनी धुंध छा चुकी थी, कयामत की शुरुआत हो चुकी थी। वो जल्द ही समझ जाएंगे कि मटन बन खाने वाले भेड़ बन जाएंगे, डकनेक खाने वाले बत्तख बन जाएंगे। लेकिन जब सब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, तब मैं पहले ही इस तबाही की मुख्य वजह को निगल चुका था। इस जन्म में मैं फिर से बलि का बकरा नहीं बनूंगा। मैंने अपनी आंखें खोलीं और जमीन से धीरे धीरे उठा। मेरे कपड़े फट चुके थे और मेरा सुगठित शरीर साफ दिख रहा था। मैंने अपने हाथों को देखा, जो लंबे और साफ थे, जिनमें कोई खास ताकत नहीं दिख रही थी। लेकिन जैसे ही मैंने सोचा, मेरी उंगलियों से 5 नुकीले काले ब्लेड जैसे नाखून बाहर निकल आए, जो नीली चमक के साथ बेहद घातक लग रहे थे। सिस्टम आवाज, प्रतिभा जागृत, आपदा सहजीवी, डिजास्टर सिम्बायोट, ग्रेड। क्षमताएं, जहर से इम्यूनिटी, अंगों का पुनर्जन्म, बाहरी कंकाल का सख्त होना और घातक जहर पर नियंत्रण। कामयाब रहा। मैंने अपनी मुट्ठी भींची और शरीर के अंदर उस खौफनाक ताकत को महसूस किया। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया और मेरी हंसी उस खाली बिल्डिंग में गूंजने लगी। तभी लैब का मुख्य दरवाज़ा एक भयंकर ताकत से टूटकर अंदर आ गिरा। धुंध छटने पर दरवाजे पर एक विकृत आकृति खड़ी थी। वो स्कूल का गार्ड चांग होंग था, लेकिन अब उसे इंसान नहीं कहा जा सकता था। उसका शरीर सूजकर कपड़ों से बाहर आ रहा था, त्वचा नीली धूसर हो चुकी थी और उस पर काले छाले थे। उसका आधा सिर दोगुना बड़ा हो चुका था और एक आंख बाहर लटक रही थी। मुंह से हरा लार टपक रहा था। धुंध के पहले झटके में गुस्से और उत्तेजना की वजह से उसने बहुत ज्यादा बैंगनी धुंध सांस के जरिए अंदर ले ली थी, जिससे वो आम ज़ॉम्बी बनने के बजाय सीधे एक म्यूटेंट, फर्स्ट स्टेज म्यूटेंट में बदल गया था। वो म्यूटेंट जोर से दहाड़ा और उसकी धुंधली आंखों ने मुझे लॉक कर लिया। वो ताज़ा मांस और खून की भूख थी। अच्छा ही हुआ, मुझे अपने इस नए शरीर को आजमाने के लिए एक टारगेट की जरूरत थी। म्यूटेंट चांग होंग गुस्से में चिल्लाया और एक अनियंत्रित टैंक की तरह मेरी तरफ बढ़ा। उसके हर कदम से जमीन हिल रही थी। उसने अपनी भारी म्यूटेंट बाह उठाई और पूरी ताकत से मेरे सिर पर वार किया। इस मुक्के में कम से कम 500 किलो की ताकत थी। अगर कोई आम इंसान होता तो उसका सिर तरबूज की तरह फट जाता, लेकिन मैंने बस थोड़ा सा दाया रुख किया।
मेरी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा में सिर्फ एक परछाई रह गई। म्यूटेंट का मुक्का कंक्रीट के फर्श पर लगा, जिससे वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया और पत्थर बिखर गए। और मैं, पलक झपकते ही उसके ठीक पीछे आ गया। बहुत धीमे हो, मैंने ठंडी नजरों से देखा, अपने दाहिने हाथ को ब्लेड में बदला और म्यूटेंट की मोटी गर्दन पर एक वार किया। जैसे गर्म चाकू मक्खन को काटता है, बिना किसी रुकावट के, एक ही वार में खेल खत्म। यही फर्क है ग्रेड और एक साधारण म्यूटेंट में। मैंने जमीन पर पड़ी उसकी लाश को देखा तक नहीं। मैं उसके पास गया, अपने नाखूनों से उसका सीना चीरा और उसके धड़कना बंद कर चुके दिल के पास से एक छोटे दाने के आकार का ग्रे क्रिस्टल निकाल लिया। फर्स्ट स्टेज कोर। कयामत के इस दौर में यही असली करेंसी है, और यही एवोल्यूशन का जरिया भी है। मैंने उस कोर को मुंह में डाला और किसी टॉफी की तरह चबाकर निगल गया। एक गर्माहट मेरे पेट में उतरी और लड़ाई में खर्च हुई थोड़ी बहुत एनर्जी तुरंत वापस आ गई। अभी ये काफी नहीं है, बहुत कम है। मैंने सिर उठाकर खिड़की से बाहर देखा, जहां पूरा कैंपस बैंगनी धुंध से घिर चुका था और चारों तरफ चीख पुकार मची थी। मेरी आंखों में तबाही का वो नजारा साफ दिख रहा था, लेकिन मेरे चेहरे पर एक शिकारी की क्रूर मुस्कान थी। मैंने कुल्हाड़ी उठाई, लाश को पार किया और लैब से बाहर निकल आया। बाहर, मेरा जाना-पहचाना कैंपस अब एक कत्लगाह बन चुका था। भागते हुए छात्रों को उनके ही साथी दबोचकर नोच रहे थे। छात्र, इस तरफ भागो, वेस्ट ब्लॉक में कम लोग हैं। बचाओ मुझे, मेरा पीछा मत करो, जल्दी करो, वो आ गए। करीब दर्जन भर छात्र बदहवास होकर बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे। किसी के जूते गायब थे, तो किसी के कपड़े फटे थे। सबके चेहरों पर मौत का खौफ था। सबसे आगे बास्केटबॉल की जर्सी पहने एक लड़का, ली हाउ, था, जो हाथ में वाइपर लिए था। वो खुद को बचाने के लिए रास्ते में आने वाली लड़कियों को बेरहमी से धक्का दे रहा था। उनके पीछे एक बहुत बड़ा मकड़ी जैसा दानव आ रहा था। वो असल में स्कूल की कैंटीन वाली आंटी थीं, लेकिन अब उनके हाथ पैर उल्टे मुड़ चुके थे और वो मकड़ी की तरह रेंग रही थीं। उनके पेट से एक खौफनाक मुंह निकल आया था, जिसमें से एक लंबी जीभ भाले की तरह निकली और उसने सबसे पीछे भाग रहे एक मोटे लड़के को जकड़ लिया। मोटा लड़का, बचाओ मुझे, ली हाओ, बचाओ मुझे। उस मोटे लड़के ने पैर के तने को पकड़ लिया और बेबसी से ली हाओ की तरफ हाथ फैलाया। ली हाओ ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन रुका नहीं, बल्कि और तेज भागने लगा। यहां तक कि उसने पास भाग रही एक लड़की को भी पीछे ढकेल दिया ताकि दानव का ध्यान भटक जाए। इंसानी फितरत, चाहे कितनी बार भी देख लो, हमेशा ऐसी ही घिनौनी होती है। मैं रास्ते के बीचों बीच खड़ा हो गया, हाथ जेब में डाले और शांत नजरों से इस तमाशे को अपने पास आते देखने लगा। ली हाओ, हटो रास्ते से, सामने मत आओ। ली हाओ ने मुझे सामने खड़ा देखा। इस हड़बड़ी में उसने मेरा चेहरा नहीं पहचाना, बस मुझे एक डरा हुआ राहगीर समझा। उसने अपने हाथ का वाइपर पूरी ताकत से मेरे कंधे पर मारना चाहा, ताकि मुझे पीछे के दानव के आगे धकेल सके। जाओ और दानव का खाना बनो, ली हाओ चिल्लाया। लेकिन वो वाइपर मेरे कंधे से ठीक 3 सेंटीमीटर पहले ही रुक गया। मैंने बस अपनी एक उंगली से ली हाओ के उस पूरे वार को रोक दिया था। वाइपर के टुकड़े टुकड़े हो गए। ली हाओ, मेरा हाथ। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, ली हाओ। अगर अब और नाटक किया, तो और दर्द होगा। आसपास के भागते हुए छात्र यह नज़ारा देखकर हैरान रह गए। वे कुछ पल के लिए अपने पीछे के दानव को भी भूल गए और उनके कदम रुक गए। मैंने जमीन पर गिरे ली हाओ पर ध्यान नहीं दिया। मेरी नजरें भीड़ को पार करती हुई उस विशाल मकड़ी दानव पर टिकीं, जो उस मोटे लड़के को निगल रहा था। वो दानव भी रुक गया, शायद उसने मेरे अंदर अपने से कहीं ऊंचे स्तर के शिकारी की मौजूदगी को महसूस कर लिया था। उसने आधे निगले हुए लड़के को मुंह से बाहर उगल दिया। उसके पेट वाले मुंह से एक गहरी घुरघुराहट निकली और उसकी क्रूर आंखों में खौफ साफ दिखने लगा। जब पेट भर चुका है, तो अपना क्रिस्टल निकालो और बिल चुकाओ, मैंने शांति से कहा और अगले ही पल मैं वहां से गायब हो गया। लोगों को बस एक परछाई दिखी, और फिर
वो दानव अचानक सुन पर गया। मैं न जाने कब उसकी पीठ पर चढ़ चुका था। मैंने एक हाथ से उसके बाल पकड़े, उसका सिर ऊपर खींचा और अपने दाहिने हाथ के नुकीले नाखूनों को ड्रिल की तरह घुमाते हुए सीधे उसके सिर के ऊपरी हिस्से में घुसा दिया। वार इतना सटीक था कि वो उसके दिमाग को चीरता हुआ निचले जबड़े से बाहर निकल आया। वो विशाल दानव भारी आवाज के साथ जमीन पर ढेर हो गया और चारों तरफ धूल उड़ने लगी। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया। मैंने दानव के सिर से एक हरा क्रिस्टल निकाला, उसे अपने कपड़ों से साफ किया और नीचे कूद गया। छात्र मुंह बाए मुझे देख रहे थे। मैं उस दानव की लाश के पास खड़ा था और मेरे शरीर पर खून की एक बूंद भी नहीं थी। लोगों की आंखों का खौफ अब उम्मीद और दीवानगी में बदल चुका था। यह वैसी ही नजरें थीं जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनके को देखता है। सब लोग मेरे पास आ गए। जो लोग अभी एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, वे अब मेरे पैर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जैसे उन्हें भगवान मिल गया हो। तभी सबसे आगे गिरा हुआ ली हाओ अचानक उठा और चिल्लाया, ली हाओ, तुम्हारे पास इतनी ताकत है, तो तुमने पहले मदद क्यों नहीं की? अगर तुम पहले सामने आते, तो हमारे बाकी साथी नहीं मरते। तुमने उन्हें मारा है। भीड़ के लोग, हाँ, ये सही कह रहा है। तुम्हें सबको जवाब देना होगा। हमें जवाब चाहिए। सुना तुमने? यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने बिना कुछ कहे ली हाओ को एक जोरदार लात मारी और वो सीधे पोल से जा टकराया। उसकी सांसें वहीं थम गईं। घटिया ज़ॉम्बी वायरस, इसने हमारे इतने सच्चे और भले साथियों को इन्फेक्ट कर दिया, मैंने नफरत से कहा। तभी कॉलेज बिल्डिंग की तरफ से ज़ॉम्बीज के चिल्लाने की भारी आवाजें आईं। यहाँ हुए ड्रामे और शोर ने ज़ॉम्बीज के एक बहुत बड़े झुंड को आकर्षित कर लिया था। गुड लक तुम सबको, मैंने बस इतना कहा और धुंध के गहरे सन्नाटे में गायब हो गया। मेरे पीछे से उन छात्रों की चीखें और ज़ॉम्बीज के नोच बाने की डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन इन आवाजों से मेरे दिल की धड़कन जरा भी नहीं बढ़ी। मेरा दिल पूरी तरह शांत था। मैं तो बस यह सोच रहा था कि मेरा अगला शिकार कहाँ मिलेगा। यही कयामत का नियम है, कमजोर और दयालु सबसे पहले मरते हैं और बेरहम हमेशा राज करते हैं।